हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग 11th का जो है चैप्टर नंबर 3, 11th का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिक रेडियस के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु की त्रिज्या। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सबसे पहली बात है कि एटॉम का आकार इतना छोटा होता है, परमाणु के आकार इतना छोटा होता है कि वो दिखाई भी नहीं देता है। अब उसके हम लोग रेडियस के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? रेडियस के बारे में। तो आप समझिए कितना कठिन काम होगा उसका रेडियस को मेजरमेंट करना, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। तो देखिए नीचे क्लास में हम लोग जैसे पढ़े थे एटॉमिक रेडियस के बारे में, जैसे मान लीजिए बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग P फॉर प्रोटॉन है और N फॉर न्यूट्रॉन है। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग सिंपल वे में मतलब पॉजिटिव से भी इंडिकेट कर सकते हैं। पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज के रूप में भी लिखते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एटम का फिगर हम लोग बनाएं, तो ये हो गया न्यूक्लियस। ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक, और इसके चारों तरफ क्या होता है? सेल। इसके चारों तरफ होते हैं आपका सेल होता है। और यदि हम रेडियस की बात करें तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। आर फॉर क्या है यहाँ पे? रेडियस है। आर यहाँ पे क्या है आपका? रेडियस है। आ रहा है समझ में? तो कहने का मतलब नाभिक ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मतलब क्या होता है बच्चे? नाभिक। तो हम जानते हैं कि नीचे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो एटॉम है तो एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आपको सेल पढ़ाए थे, सेल हो है ना, इसी को ऑर्बिट भी बोलते हैं, या फिर सबसेल हो। तो ये सारी चीज क्या होता है? वेव होता है। वेव होता है, यानी कि सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? वेव। इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, इलेक्ट्रॉन जो है आपका वेव है। वेव का मतलब तरंग होता है। क्या होता है? तरंग। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वेव का मतलब क्या है? तरंग। और कोई भी तरंग हो वो आपका ऐसे नहीं चलता, सीधा नहीं, ऐसे से चलता है, इसी को वेव बोलते हैं हम लोग। जैसे पानी है, पानी में पत्थर मारिएगा तो देखिए ऐसे ऐसे करके जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन आपका वेव है, तो वेव जो है आपका जब भी चलेगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे इस तरह से होगा, इस तरह से मूव करेगा। अब कहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा हमें पता चलेगा नहीं। मतलब सीधा बात है कि यहाँ पे जो है बाउंड्री जो है आपका, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मूव करता है या जहाँ पे चलते हैं, वो जो बाउंड्री है वो अभी तक आइडेंटिफाइड, मतलब बोल सकते हैं कि उसको आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है एटॉम का जो रेडियस है वो कंबाइंड फॉर्म में है ना, या बॉन्डेड स्टेट में निकालते हैं। बॉन्डेड स्टेट में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री आपका जो है उस तरह से डिफाइंड नहीं है जो कि एक निश्चित डिस्टेंस बता सके। अब इसके लिए करना क्या है आपको? बॉन्डेड स्टेट में हम लोग क्या करेंगे? रेडियस को कंसीडर करेंगे, रेडियस को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं रेडियस किसका? एटॉम का रेडियस, परमाणु का, परमाणु की त्रिज्या। तो नीचे क्लास के आधार पे यदि हम लिखें कि रेडियस क्या होता है, जो कि वैलिड नहीं है,
वो इस तरह से हम लोग पढ़े थे। आपको बता दें, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, तो ये आपका यूनिट 3 है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, ये क्या है आपका यूनिट 3, यानी कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3, 11th का जो है यूनिट 3 है। अब इसका मतलब होता है, एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है परमाणु की त्रिज्या। क्या होता है आपका? परमाणु की त्रिज्या। अब क्या होता है ये? तो आप बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and the outermost cell of an atom is called atomic radius. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो ये वैलिड नहीं है, ये जो हम लोग नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये आपका वैलिड नहीं है। क्यों? देखिए, चूंकि किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल यानी किसी एक परमाणु का जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में रहेगा, मतलब अकेला रहेगा, तो उसका रेडियस निकालना बहुत ही टफ होता है, नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है, साफ साफ आपके सिलेबस के जो किताब है, बुक है, उसमें आप देख सकते हैं कि सीधा बोल दिया गया है कि इंडिविजुअली किसी एटम का रेडियस आप नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो कंबाइंड फॉर्म में ना हो। और इसके आधार पे बहुत सारा कैटेगरी बनाया गया है रेडियस का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? यहां तक दिख रहा है सबको? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका हिंदी में यदि बोले तो किसी परमाणु के बाह्य कोश एवं नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्य कोश एवं नाभिक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। और पर एक चीज याद रखिएगा, यदि एटॉमिक रेडियस को कंसीडर करेंगे हम लोग, एटॉमिक रेडियस को यदि हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये निकाला जाता है एक्स रे डिफ्रैक्शन के द्वारा निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? एक्स रे डिफ्रैक्शन के द्वारा पता करते हैं, या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। तो एटॉमिक रेडियस याद रखेंगे, एटॉमिक रेडियस is measured by X-ray diffraction और है ना, एक्स रे डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, या इसी का एक दूसरा नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब ये बात आप ध्यान रखेंगे, एक्स रे डिफ्रैक्शन के द्वारा या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा हम लोग किसी भी एटॉम का रेडियस
को डिटरमाइन करते हैं, मतलब पता करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। लेकिन ये जो आपका जो डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, ये नीचे क्लास का डेफिनेशन है जो कि वैलिड नहीं है, 100% जो बोलिएगा करेक्ट है वो नहीं है। क्योंकि किसी भी एटम का रेडियस जो है वो आप जो है कैसे निकाल सकते हैं, वो आप कंबाइंड यानी कि इंटरमोलिकुलर स्टेट्स बोल सकते हैं या फिर बॉन्डेड स्टेट में निकाल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेडियस देखते हैं, टाइप्स ऑफ रेडियस। तो कहने का मतलब बॉन्डेड स्टेट में हम रेडियस के टाइप्स देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे रेडियस होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कोवेलेंट रेडियस होता है। क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस होता है, वंडरवाल रेडियस होता है, मेटेलिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियस होता है। तो एटम का जो रेडियस हम लोग अलग अलग तरीके से डिटरमाइन करते हैं। मेटल के लिए अलग तरीका है, मेटल का जो रेडियस होगा मेटेलिक रेडियस। और यदि कोई मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, जैसे बॉन्ड आप लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 4th चैप्टर में आप केमिकल बॉन्डिंग है, वहाँ पे बॉन्डिंग के बारे में बताया जाएगा कि बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और एक होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेडियस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात है आपको याद रखना है, किसी भी परमाणु का जो है अकेला जब रहेगा तो उसका रेडियस हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, हमेशा बॉन्डेड स्टेट में रेडियस को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताते हैं। तो चलिए बॉन्डेड स्टेट में आपको बहुत ही शॉर्टकट, कहने का मतलब बहुत ही सटीक रूप से आपको बताया जा रहा है रेडियस के बारे में। इसको आप ध्यान से देखेंगे और ये रेडियस आगे भी आपको मदद करेगा बहुत सारे चीज को डिटरमाइन करने में। अब देखिए टाइप्स ऑफ रेडियस, टाइप्स ऑफ रेडियस, त्रिज्या के प्रकार, त्रिज्या के प्रकार। और ये जो है त्रिज्या के प्रकार, ये जो है बॉन्डेड स्टेट में, कौन सा स्टेट में? बॉन्डेड स्टेट। कौन सा स्टेट बच्चे? बॉन्डेड, आबंधित अवस्था। आबंधित अवस्था मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए H प्लस H करेंगे तो क्या बनेगा? H2। तो ये बॉन्डेड स्टेट में है। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन करेंगे तो ये क्या है आपका? बॉन्डेड स्टेट में है। तो कहने का मतलब बॉन्डेड स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग पता करते हैं कि रेडियस कितने प्रकार के होते हैं। तो रेडियस, एटॉमिक रेडियस यानी कि यहाँ पे जो त्रिज्या है किसका है? एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस यानी कि बॉन्डेड स्टेट में हम लोग देखेंगे। बॉन्डेड स्टेट का मतलब होता है आबंधित अवस्था। क्या होता है? आबंधित अवस्था। तो ये होता है आपका, जैसे आपका मान लीजिए कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। दूसरा कोवेलेंट रेडियस का मतलब होता है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, ये है आपका सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरा है आपका मेटेलिक रेडियस होता है, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस का मतलब होता है धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, है ना। तीसरा आप बोल सकते हैं वंडरवाल्स रेडियस, वंडरवाल रेडियस। इसको वंडरवाल त्रिज्या बोलते हैं। वंडरवाल त्रिज्या। और एक होता है आपका आयोनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। तो ये आपका क्या है? रेडियस है। ये क्या आपका? रेडियस है। तो याद रखेंगे।
तो बॉन्डेड स्टेट में हम लोग निकालते हैं त्रिज्या को, जैसे कोवेलेंट रेडियस संयोजक त्रिज्या हो गया, मेटालिक रेडियस धात्विक त्रिज्या हो गया, वंडरवाल रेडियस का मतलब वंडरवाल त्रिज्या हो गया, आयनिक रेडियस का मतलब आयनिक त्रिज्या हो गया। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस। किसके बारे में बात करेंगे? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस को कैसे पता हम लोग करेंगे? ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे दो एटम है, दोनों आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। उस केस में कैसे हम लोग त्रिज्या को डिटरमाइन करेंगे? तो याद रखेंगे, सबसे पहली बात तो आपको ये त्रिज्या के बारे में याद रखना है, कोवेलेंट, मेटेलिक, वंडरवाल्स और आयनिक। ठीक है, ये टोटल कितने हैं? 4 हैं। ये क्या है आपका? टोटल 4 है। 4 तरीके से हम लोग डिफरेंट एटम्स का कंबाइंड फॉर्म में, है ना, क्या कर सकते हैं? त्रिज्या को पता कर सकते हैं, त्रिज्या के बारे में जान सकते हैं। तो जैसा कि बॉन्ड के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि यूनिट 4 में आपको पता चल जाएगा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और यदि नीचे क्लास में यदि आप पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस को समझने की कोशिश करते हैं। कोवेलेंट रेडियस एक्चुअली यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड के रिलेटेड है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है देखिए, तो सबसे पहली बात करते हैं, पहला बात कोवेलेंट समझाने के लिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। कोवेलेंट रेडियस, इसको कैसे समझेंगे? कोवेलेंट रेडियस कैसे समझा जाए? कोवेलेंट रेडियस कैसे समझा जाए? जैसे मान ली जाए, जैसे हाइड्रोजन है, एक एटम है। हाइड्रोजन क्या है? एक एटम है, और दूसरा भी क्या है आपका? हाइड्रोजन एटम है। तो एक हुआ ये हाइड्रोजन, और ये हुआ आपका दूसरा हाइड्रोजन। ये दोनों यदि क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयरिंग करता है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम के केस में ले रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन कैसे बन, H2 कैसे बनता है? क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में हम रेडियस निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है V, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है एक होता है V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। V फॉर क्या होता है आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक होता है ना। तो कहने का मतलब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो जैसे हाइड्रोजन कैसे कंबाइन करेगा? एक हाइड्रोजन ये है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। अब ये हाइड्रोजन यदि अस्थायी होना चाहेगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। क्योंकि देखिए आपका जो नोबेल गैस है हीलियम का परमाणु संख्या 2 है। तो कोई भी एटम बंधन इसलिए बनाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए करता है ताकि वो क्या हो जाए? अस्थायी हो जाए। तो अस्थायी होने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। जैसे कि आप लोग जो है अस्थायी होने के लिए क्या करें? अभी से मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई करें, ताकि आप कंपटीशन एग्जाम पास करके कोई जॉब प्राप्त करें, तब आप अस्थायी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जैसे ये हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में मिलना चाहता है, तो ये बोलेगा बेटा तू अपना एक इलेक्ट्रॉन दो हमको, तो ये देगा। तो आप देखिए इस हाइड्रोजन के पास इसका गोला में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 1 और 1 2। और मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जब दिया, कोवेलेंट का जो केस होता है, जितना देंगे उतना लेंगे। तो ये बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ होता है। अब देखिए 1 1 कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका हीलियम, H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2। तो यही यहाँ पे ओवरलैप करता है। तो कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब हो गया तो ये क्या हो गया? आपका अस्थायी हो गया। तो कहने का अर्थ हुआ कि अब जो है देखा जाए तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को आप d मान लें। क्या मान लें? d। दोनों के डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लें? d। और इसका रेडियस जब निकालेंगे, यहाँ हो गया डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अब यहाँ पे इसका रेडियस यदि हम डिटरमाइन करें, इसका रेडियस को देखें, तो इसका रेडियस यदि देखा जाए तो r रेडियस, r फॉर क्या होता है? रेडियस, है ना। तो हाइड्रोजन का रेडियस यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं DH लिख सकते हैं, अब बटा 2, या सिंपली क्या बोल सकते हैं? D बटा 2। D बटा कितना हो जाएगा बच्चे? D/2 हो जाएगा।
तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का रेडियस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। ये क्या है आपका रेडियस, देखिए ठीक ठीक से। समझ में आ रहा है? दूसरा उदाहरण से बताते हैं। तो ये समझ में आया कि मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुटेगा तो H2 बनेगा। तो दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल देंगे, d। क्या बोल देंगे, d। अब यदि हाइड्रोजन का रेडियस निकालना है आपको तो क्या बोलेंगे, r बराबर कितना हो जाएगा, d/2। अब इसका एक उदाहरण से समझिए, एक उदाहरण से आप समझें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए क्लोरीन Cl2 लीजिए, क्या लीजिए, Cl2 है। अब यहाँ पे Cl2 जो बॉन्ड बनाएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया Cl और ये हो गया आपका Cl, ठीक है। दिख रहा है सबको, ये Cl है। ये भी क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे Cl कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, Cl है, इसका वैलेंस लोग 7 होता है, 2 2 4 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 होता है। अब ये क्या करेगा, अस्थायी होने के लिए ये इसके साथ बंधन बनाएगा और ये इसके साथ बंधन बनाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। Cb मतलब क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये दोनों के बीच का जो बंधन बना इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको साफ करके लिखते हैं ठीक से, ताकि ठीक से समझ में आए। तो ये उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लिए। चलिए देखिए एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया Cl2 है, ठीक है। तो Cl2 का जो रेडियस होता है, Cl2 में जो रेडियस देखा गया है, एक Cl के बीच का डिस्टेंस देखा गया, Cl और Cl के बीच, जिसको बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड लेंथ। तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो होता है 198 pm होता है। इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 198। बॉन्ड लेंथ मतलब आबंध की लंबाई। तो इसका बॉन्ड लेंथ है ना, Bl भी बोलते हैं, आबंध। इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो होता है 198 pm, पिकोमीटर। क्या होता है, pm का मतलब क्या होता है बच्चे, पिकोमीटर होता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड लेंथ 198। तो हमें चाहिए Cl का रेडियस। क्या चाहिए, Cl का r चाहिए, कितना होता है, Cl का रेडियस कितना होता है, ये देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो Cl2 है ये कौन सा बॉन्ड बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए ये Cl है, इसके पास जो होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 2 2 4 2 6 1 7। दूसरा Cl है तो कितना होगा, इसके पास भी 7, जैसे 2 2 4 2 6 और 1 7। ये डॉट को इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं यदि दोनों कंबाइन करेगा, दोनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका, मतलब Cl2 बनेगा। तो कैसे जुड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना के। जैसे ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ जो बनेगा ये बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनेगा, ये दोनों के बीच क्या बना आपका, कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब देखिए ये Cl और ये Cl का बीच का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो बना है बच्चे, इस यहाँ जो बना है कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या बना है आपका, यहाँ पे जो बनेगा इसके बीच में, क्योंकि दोनों बराबर लेन देन किया इलेक्ट्रॉन का, तो ये यहाँ बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा आपका, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो ठीक है, देखिए अब देखिए ये जो बॉन्ड बनेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को जो शेयरिंग हुआ, यहाँ पे बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा,
कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन। अब देखिए ये इस एटम और इस एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे, वो है आपका 198 pm। वो कितना है, 198 pm, ठीक है। यहां से यहां की दूरी जो है 198 pm। pm का मतलब क्या होता है, पिकोमीटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी, यानी कि डी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 180, यानी कि Cl2 का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई, जिसको हम डी से सूचित कर रहे हैं, तो कितना है, 198 pm है। हमें चाहिए रेडियस ऑफ क्लोरीन, रेडियस ऑफ Cl, तो क्या हो जाएगा, d/2, d/2। तो d कितना है, देखिए आप, d है आपका, d का वैल्यू कितना है, 198, यानी कि 198 pm है। अब बटा कितना कर देंगे, 2, तो कितना आ जाएगा, 99 pm। तो क्लोरीन का रेडियस कितना होगा, 99 pm। एकदम क्लियर होगा सबका, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए Cl2 कैसे बना, Cl2 कब बना, Cl2 कब बनेगा, जब Cl और Cl के बीच क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब कोवैलेंट बॉन्ड बनने के कारण इसका रेडियस को क्या रखा गया है, कोवैलेंट रेडियस। जैसे Cl2, H2, O2, सबका रेडियस क्या होगा, कोवैलेंट रेडियस, जो कोवैलेंट बॉन्ड बना के बनाता है। तो ये पता चल गया। एक उदाहरण आपको सिंपल बता दिया कि Cl2 का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 198 केल्विन पीएम होता है। कितना होता है, 198, सॉरी, ये क्या होता है, 198 पीएम होता है। अब देखिए ये दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ जो है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, 198 pm है। तो हमें पता है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे, H2 का देख रहे थे रेडियस, तो H2 में क्या बताए थे, डिस्टेंस बटा 2 होता है, डिस्टेंस बाय 2, दोनों के बीच का दूरी बटा 2, यानी कि d/2। तो कहने का मतलब 198/2 करेंगे तो कितना आएगा, 99 pm आएगा। तो इस तरह से देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, कोवैलेंट रेडियस। सही, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोवैलेंट में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा इसका नाम रखा गया कोवैलेंट। क्या रखा गया, कोवैलेंट। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब चलिए थोड़ा सा मेटेलिक रेडियस के बारे में देखें। किसके बारे में देखेंगे, मेटेलिक रेडियस के बारे में। ये मेटेलिक रेडियस क्या होता है, मेटेलिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए 2 एटम है जो कि मेटल है, ए न्यूक्लियस हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा सेल है, मान लिया जाए। तो आपको पता है जी, जैसे मान लीजिए कॉपर का छड़ लेंगे, कॉपर का क्या लेंगे, छड़, तो इसमें क्या होगा, Cu होगा, Cu, 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 इस क्या होगा, Cu, 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 Cu। यदि आयरन का छड़ लेंगे, ये सब क्या है, मेटल है, मेटल मतलब धातु होता है, तो आयरन का छड़ लेंगे तो इसमें सिर्फ क्या होगा, Fe एटम, Fe, 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 Fe। जहां देखिए क्या मिलेगा आपका, Fe एटम मिलेगा, Fe, 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 Fe होगा। तो जैसे कॉपर का छड़ लेंगे सिर्फ कॉपर होगा, सिल्वर, चांदी, चांदी का छड़ मान लीजिए है तो सिर्फ इसमें क्या होगा, चांदी होगा, है ना, Ag, जिसको सिल्वर बोलते हैं। गोल्ड लेंगे तो सिर्फ उसमें क्या होगा, गोल्ड होगा। तो भाई रेडियस हम लोग डिटरमिनेंट, आप एक रॉड लेंगे तो उसमें क्या है, बहुत सारे एटम होंगे। क्या चीज़, जैसे गोल्ड का छड़ ले रहे तो गोल्ड में बहुत सारा मतलब एटम होगा, आयरन ले रहे हैं तो आयरन में बहुत सारा एटम्स होंगे। समझ में आ रहा है बात। तो देखिए मान लिया जाए ये जो मेटेलिक रेडियस है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस, मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक जो होता है उसके बीच अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एटम ये है, ये भी मान लीजिए मेटल है, और इसी का एक दूसरा एटम लेंगे, ये भी है क्या आपका, जैसे न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल,
दूसरा, तीसरा, और ये क्या हो गया, चौथा। M फॉर यहाँ पे क्या है, मेटल। M फॉर क्या है बच्चे, M फॉर आपको बता दें ये क्या है आपका, मेटल। मेटल का मतलब धातु। तो धातु का त्रिज्या कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है उसको दो भाग में बांट देंगे, तो ये हो गया मेटल, ये भी हो गया मेटल, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हुआ न्यूक्लियस, ये क्या है बीच वाला, क्या है आपका न्यूक्लियस, और इसका न्यूक्लियस ये दोनों क्या है आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा डी होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है क्या होगा आपका डी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डी। और यहाँ पे डी क्या है, डी यहाँ पे है इंटरमोलिकुलर या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है डी जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आ रहा है बात समझ में, फिगर एक बार बढ़िया से देखिए आप लोग। तो दो मेटल लिए यहाँ पे, क्या लिए यहाँ पे, दो मेटल लिए हम लोग, है ना। दोनों का न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। डी यहाँ पे क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। यहाँ पे मान लीजिए एम फॉर मेटल भी हो सकता है, क्या है, मेटल। अब देखिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये मेटल मान लीजिए ये कॉपर है, ये क्या है आपका, ये जो मेटल है ये मान लीजिए ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये भी क्या है आपका Cu। Cu फॉर क्या है आपका कॉपर है। ध्यान दे, हम मान लीजिए दो एटम लिए, कॉपर के क्या लिए, दो एटम लिए, और दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम डी बोले, और ये जो आपका डिस्टेंस होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है 256 pm होता है। ये डी का जो वैल्यू होता है, ये डी बराबर जो है यहाँ पे डी बराबर है 256 है, ठीक है। पीएम मतलब पिकोमीटर है। तो सिंपल होता है, यदि हम रेडियस निकालें एक कॉपर, यानी कि रेडियस ऑफ कॉपर यदि हम निकालें, रेडियस ऑफ मेटल बोलिए, और यहाँ इस मेटल को हम लोग क्या बोल दिए, कॉपर। कॉपर परमाणु संख्या कितना होता है, 29। तो ये जो मेटल है वो क्या है आपका कॉपर, ये मेटल जो है क्या है आपका कॉपर। मान लीजिए एक ही साथ आपको समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए ये जो मेटल हम ले लिए, कॉपर लिए, क्या लिए आपका कॉपर। तो ये मेटल, ये जो मेटल है आपका क्या है कॉपर, ये मान लिया कॉपर परमाणु है। कौन सा परमाणु है, कॉपर परमाणु। तो रेडियस ऑफ Cu यदि हम निकालें, रेडियस ऑफ Cu यानी कि m यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ Cu, m यानी कि यहाँ पे क्या है Cu है, कॉपर है। रेडियस ऑफ मेटल यानी कि मेटल यहाँ कौन है, Cu कॉपर, बराबर क्या होता है बच्चे, d/2 होता है। क्या होता है, d/2। तो कहने का मतलब यदि हम, और d का वैल्यू कितना है देखिए 256 है, तो 256 pm, अब बटा कितना करेंगे 2, तो कितना आएगा 128 pm। मतलब यहाँ पे जो कॉपर का रेडियस होगा कितना होगा, 128 pm होगा। तो रेडियस के केस में हम क्या देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होता है, इंटरमोलिकुलर बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है मेटल का, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक एटम का रेडियस मिलेगा। यानी कि इसका रेडियस, इसका जो रेडियस है कितना है कॉपर, 128 इसका भी होगा, 128 इसका भी होगा। समझ में आ रहा है। तो ये है मेटेलिक रेडियस, ये क्या है आपका मेटेलिक। तो मेटेलिक रेडियस क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बटा 2। तो मेटल का रेडियस बराबर होता है, यानी कि रेडियस ऑफ मेटल। तो मेटल यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लिए यहाँ पे कॉपर, ये Cu क्या है बच्चे, कॉपर है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 29। तो मेटल का रेडियस निकालने, सब हमेशा दिमाग में बैठा ले फटाफट कि मेटल का रेडियस जो निकालते हैं हम लोग, तो इंटर न्यूक्लियस, यहाँ डी क्या है, डी क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब अंतरानाभिक या अंतनाभिक या नाभिक के बीच की दूरी, नाभिक के बीच की दूरी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं समझने के लिए, नाभिक के बीच की दूरी, नाभिक के बीच की दूरी। तो यहाँ दो नाभिक है ना, एक नाभिक ये है, एक नाभिक ये है, और दोनों
एडजेसेंट है, दोनों एटम क्या है आपका एडजेसेंट है। तो कहने का मतलब ये हमें क्या मिल गया आपका मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस बराबर भी d/2 होता है, लेकिन यहाँ पे लिया जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं इंटर, और हम कोवेलेंट रेडियस के केस में हम लोग बॉन्ड लेंथ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं उसको, इसको आप बोल सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये मेटेलिक रेडियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका वंडरवाल रेडियस। क्या चीज वंडरवाल। तो वंडरवाल रेडियस जो होता है बच्चे वो इनर्ट गैसों के लिए होता है। मतलब यहाँ पे नो बॉन्ड्स, यहाँ पे कोई बॉन्ड बनता नहीं, यहाँ पे बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। तो इनर्ट गैस जैसे आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, तो इसको सॉलिड स्टेट में रखा जाए। कौन सा स्टेट में रखा जाए सॉलिड स्टेट में रखा जाए। तो दो एटम्स के बीच कुछ तो दूरी रहेगा, जैसे रिपल्सन तो होगा लेकिन कुछ ना कुछ दूरी होगा ना, जैसे सटेगा ना। सॉलिड स्टेट में क्या होता है पदार्थ एक दूसरे के नजदीक आता है, क्या होता है सटता है। तो वंडरवाल रेडियस कुछ नहीं होता, वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है। और यहाँ पे आप याद रखेंगे कि मतलब ये नोबेल गैसेस के लिए होता है। तो तीसरा नंबर जो है आपका वंडरवाल रेडियस, तीसरा क्या था आपका वंडर वाल्स रेडियस। तीसरा क्या आपका वंडरवाल रेडियस। थोड़ा सा इंक भरते हैं तब तक। तीसरा क्या आपका वंडरवाल रेडियस। तो वंडरवाल त्रिज्या जो याद रखिएगा वो मोनो एटॉमिक रेडियस, इसको हम लोग मोनो एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, मोनो एटॉमिक रेडियाई भी कहा जाता है, या नॉन बॉन्डेड रेडियाई। तो देखिए इससे क्या पता चलता है मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है। मोनो का मतलब एक होता है, मोनो का मतलब कितना होता है वन, ओनली वन। मोनो का मतलब होता है एक, ओनली वन होता है। क्या होता है मोनो का मतलब क्या होता है ओनली वन, ओनली वन बोल सकते हैं। तो ओनली वन में देखिए कौन ऐसा एटम है जो अकेला रह सकता है बिना रिएक्शन किए, वो नोबेल गैसेस है। आप जानते हैं कि जितने भी नोबेल गैस है वो जल्दी रिएक्शन करता नहीं है, किसी से कोई मतलब रखता है, ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो लेंगे, क्योंकि किंग है वो, उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना है, ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है। तो मोनो एटॉमिक रेडियाई, यानी कि यहाँ मोनो एटॉमिक रेडियाई क्या है, मोनो एटॉमिक रेडियाई यानी कि ये नोबेल गैसेस हैं। तो वंडरवाल रेडियस जो होते हैं याद रखना है, वंडरवाल रेडियस किसके द्वारा, मतलब नोबेल गैस का जो है, नोबेल गैस और इनर्ट गैस बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ नोबेल और इनर्ट गैसेस आर डिटरमाइंड by वंडरवाल्स रेडियस। अब देखिए रेडियस ऑफ नोबेल गैसेस, नोबेल और इनर्ट गैसेस आर डिटरमाइंड बाय वंडरवाल रेडियस। तो वंडरवाल रेडियस जो होता है या वंडरवाल रेडियस जो है आपका किसके लिए होता है, नोबेल गैसेस के लिए होता है, यानी कि रेडियस ऑफ नोबेल और इनर्ट गैसेस आर डिटरमाइंड बाय वंडरवाल रेडियस। तो हमेशा याद रखिएगा। अब ये नोबेल गैस क्या है, नोबेल गैस जैसे मान लीजिए हीलियम हो गया, नियोन है ना, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन है ना। तो कहने का मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका 86। तो इसका रेडियस जो डिटरमाइन किया जाता है वो वंडरवाल के द्वारा, वंडरवाल रेडियस के द्वारा। क्योंकि ये नॉन बॉन्डेड है, ये कभी आप देखे होंगे कि कभी Ne2 लिखते हैं नहीं,
Ar2 लिखते हैं? नहीं, क्योंकि ये बंधन बनाता नहीं है। लेकिन जब इसको ठंडा किया जाए, यानी कि सॉलिड स्टेट में जब रहेगा, जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो कुछ न कुछ तो मतलब नहीं, एक दूसरे को, एक जैसे हीलियम है He है और ये भी क्या आपका हीलियम है, ठीक है। अब ये यदि सॉलिड स्टेट में है तो ज़्यादा नज़दीक नहीं आएगा, थोड़ा दूर ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा नज़दीक आएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना। तो इस तरह से हम लोग याद रखिएगा कि वंडरवाल रेडियस जो होते हैं, वंडरवाल रेडियस का जो यूज किया जाए, जो वंडरवाल रेडियस को ही हम लोग बोलते हैं मोनो एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं या नॉन बॉन्डेड रेडियाई बोलते हैं। और ये रेडियस का जो यूज होता है किसको डिटरमाइन करने में? नोबेल गैसेस। तो नोबेल गैस का जो रेडियस है उसको वंडरवाल रेडियस भी कहा जाता है। नोबेल गैसेस का रेडियस जो है क्या कहा जाता है? वंडरवाल रेडियस भी कहा जाता है। तो वंडरवाल रेडियस के द्वारा हम लोग किसको डिटरमाइन करते हैं? नोबेल मतलब होता है निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है? नोबेल या इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय गैस। तो निष्क्रिय गैसों के लिए ये यूज होता है। तो इस तरह देखें क्या चीज़, वंडरवाल रेडियस हम लोग देखें, ठीक है। अब देखिए ये वंडरवाल रेडियस भी क्या होगा, जैसे कि दो आपका ऐसे याद रखिएगा, ये वंडरवाल रेडियस भी याद रखेंगे। जैसे आपका मान लीजिए ये नियॉन है, ये आपका नियॉन है ना, और ये भी आपका नियॉन है ना। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मान लें हम लोग d। क्या मान लें बच्चे? d मान लें। तो आर वंडरवाल यानी कि वंडरवाल रेडियस यदि होगा, वंडरवाल रेडियस बराबर यहाँ पे हो जाएगा d/2 हो जाएगा। d/2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा वंडरवाल रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंडरवाल रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं याद तो आपको याद रखना है सिर्फ कौन सा रेडियस किसके लिए होता है। तो वंडरवाल रेडियस के द्वारा हम लोग नोबेल गैस का रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ सवाल आता है कि कौन सा रेडियस सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको तीनों रेडियस दे दिया, मेटालिक दे दिया, वंडरवाल दे दिया और आपका क्या दे दिया है? कोवेलेंट दे दिया। और आपसे यदि पूछा जाए कि भाई बताओ कि सबसे बड़ा रेडियस कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है, इस तरह से यदि आप क्वेश्चन करें तो आप क्या करिएगा? तो हमेशा याद रखेंगे बच्चे, यदि आपको क्वेश्चन पूछ दे कि सजाइए, है ना, तो आपके पास तीनों रेडियस है तो नोट में हमेशा याद रखिएगा, नोट में, है ना, सबसे बड़ा जो रेडियस होगा वंडर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा होगा और इससे जो छोटा होगा वो मेटालिक रेडियस लिख देते हैं यहाँ पे। वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होगा, इसके बाद आएगा मेटालिक रेडियस और सबसे छोटा जो होता है कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा क्यों होता है? क्योंकि देखिए इसमें ओवरलैपिंग होता है और ओवरलैपिंग के कारण इसका आकार छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन आता है आपको सबसे बड़ा, यदि आपसे कभी पूछ दे क्वेश्चन में कि आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मतलब मैक्सिमम साइज इन केस ऑफ रेडियस, यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा त्रिज्या कौन है ना, सबसे बड़ा त्रिज्या इनमें से किसको कहा जाता है? तो वंडरवाल त्रिज्या सबसे बड़ा, मेटालिक उससे छोटा और सबसे छोटा कौन होता है? कोवेलेंट होता है। याद रखेंगे कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो बुक में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगा आपको, है ना। तो सबसे बड़ा क्या है? वंडरवाल रेडियस है, उसके बाद मेटालिक होता है, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस होता है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है आयनिक रेडियस। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं आयनिक रेडियस के बारे में। किसके बारे में? आयनिक रेडियस। तो देखिए सबसे पहले आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है अभी देखेंगे। आयनिक रेडियस, इसको आयनिक त्रिज्या भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? आयनिक त्रिज्या। तो देखिए आयन को दो भागों में बांटा जा सकता है,
एक होता है कैटायन, यानी कैटायन को प्लस से दिखाते हैं, और दूसरा जो चीज होता है वो होता है एनायन। एनायन इसको माइनस से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? माइनस से। तो यहां पे होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन के त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग से जो बनता है वो कैटायन होता है। और एनायन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ग्रहण मतलब प्राप्ति, ग्रहण का मतलब क्या होता है? प्राप्ति। तो आयनिक रेडियस देखिए यहाँ पे आयंस का बनता है, या तो देखिए एटम या तो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या तो दे सकता है, या तो लेगा या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस, तो कैटायन कहलाएगा। तो आयनिक रेडियस को दो भागों में बांट सकते हैं। आयनिक रेडियस को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो। तो आयनिक रेडियस को आप दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि आयनिक रेडियस को आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका कैटायनिक रेडियस, और दूसरा जो होगा आपका वो होगा एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस, एनायन। अब देखिए यहां पे ध्यान देना है कि कैटायनिक रेडियस को R प्लस से दिखाते हैं, याद रखेंगे, और एनायनिक रेडियस को R माइनस से। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जो एनायनिक रेडियस होता है वो हमेशा बड़ा होता है कैटायनिक रेडियस से। ध्यान रहेगा कि एनायनिक रेडियस जो है बड़ा होता है किससे? कैटायनिक से। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो देखिए होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है, और ज़्यादा बल लगाने लगता है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर लगाने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक तरह से दब जाता है, परमाणु जो है छोटा पड़ जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा परमाणु से उतना छोटा होगा परमाणु का साइज, यानी कि एटम का साइज उतना छोटा होगा। तो जितना ज़्यादा छोटा होगा परमाणु का साइज, रेडियस भी क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो कैटायन का रेडियस छोटा क्यों होता है आपको पता चल गया? क्योंकि मान लिया जाए, अभी इसको लिखिए, इसको ठीक से समझाते हैं, इसको पहले लिख लें ठीक से, तो एक बात तो आपको पता चल जाएगा भाई, कैटायनिक रेडियस जो है बड़ा होता है किससे? आपका ए। एनायनिक रेडियस जो है, एनायनिक रेडियस को कैसे दिखाते हैं हम लोग? R माइनस से। कैटायनिक रेडियस को R प्लस से। हमेशा याद रखना है एनायनिक रेडियस जो है बड़ा होता है कैटायनिक रेडियस से। तो चलिए फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आपको जैसे पता है कि जब कोई, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लें, एग्जांपल LiCl है। Li क्या है आपका? Cl है। इसके रेडियस को हम एनायनिक रेडियस क्यों बोलते हैं? तो होता क्या है कि Li का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है। Li का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक। और Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6 और 1 7। ठीक है। LiCl लिथियम क्लोराइड, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे? लिथियम क्लोराइड है। और लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक होता है, और क्लोरीन का कितना होता है? 7 होता है। अब यहाँ पे देखा जाए कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा तो ये लिथियम मेटल है, ये आपका लिथियम क्या है? मेटल, और ये है आपका नॉन मेटल, है ना। अब जैसे इसके पास आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा कि लिथियम पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या किया? दिया। लिथियम इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। लिथियम पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसके पास 7 था, अब कितना हो जाएगा? 2,
2 4 2 6 और 1 लिया, कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 और 2 8 हो जाएगा। और इस पर चार्ज जो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस पर चार्ज क्या हो जाएगा माइनस। और दोनों जब कंबाइन कर जाएगा तो देखिए ये क्या बन जाएगा LiCl बन जाएगा, LiCl। तो इसका रेडियस को हम लोग बोलते हैं कैटायनिक रेडियस और इसका रेडियस को बोलेंगे एनायनिक रेडियस। यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बना LiCl। अब यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ जो बॉन्ड बना है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता है, क्या होता है आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है आपका आयनिक, यानी कि LiCl में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि एक तरह से देखिए प्लस है एक माइनस है, दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, क्या होगा अट्रैक्शन, और दोनों कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो LiCl में क्या है आयनिक बॉन्ड। तो देखिए आप यहाँ पे देख चुके हैं कि कैटायनिक रेडियस जो होता है वो छोटा होगा हमेशा। क्यों छोटा होगा, जैसे मान लीजिए लिथियम है, यहाँ पे लिथियम है, ठीक है। तो लिथियम में कितने होते हैं, लिथियम में जो है आपका 3 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है 3। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 और 2s1 होता है। यानी कि ये हो गया न्यूक्लियस, ये पहला सेल, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, और ये हो गया दूसरा सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन 1। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज जो है सिर्फ किस पे बल लगाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर। जैसे किसी घर में अभी मान लीजिए 5 व्यक्ति है, क्या है 5 व्यक्ति है, तो खाना जो बनेगा वो 5 में बांटेंगे, क्या बनेगा 5 में। अब मान लीजिए 2 व्यक्ति कहीं चला गया, खाना उतना ही है, जैसे इसके पास न्यूक्लियर चार्ज तो वही रहेगा ना, बस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, कम रहेगा तो कम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब कम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी कि बंटवारा होगा तो ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो कहने का मतलब किसी घर में 5 व्यक्ति है तो जो भी खाना घर में बनेगा तो 5 में बटेगा। मान लीजिए 2 व्यक्ति बाहर चला गया है तो अब खाना जो है जी उतना ही खाना मान लीजिए बन रहा है, जितना बन रहा था पहले, चाहे 1 रहे चाहे 2, उतना ही बन रहा है। तो मान लीजिए अब कितना होगा डिस्ट्रीब्यूशन, अब 3 में ही होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाए, लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बाहर निकल गया, चला गया, तब बचा कौन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बचा। तो इससे यदि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, रिमूव कर गया, तो जैसे Li से, जैसे कि मान लीजिए Li प्लस कब लिखते हैं, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकल जाता है। तो कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है सिर्फ ये दोनों पर लगेगा, तो बहुत ज़ोर से लगेगा। तो कहने का मतलब खींचने की क्षमता इसका बढ़ जाएगा। पहले 3 आदमी, जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, ठीक है, और एक आदमी फिक्स है 10 है, और दूसरी तरफ मान लीजिए 5 आदमी है, और दोनों खींचाखींची कर रहा है, तो 10 वाला जल्दी खींचेगा। अब मान लीजिए 5 में से 2 आदमी निकल गया वहाँ से, तब बचा 3, तो और आसानी से अपनी ओर खींच सकता है आदमी, रेसा पकड़ के अपने और आसानी से क्या कर सकता है, खींच सकता है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, मान लीजिए 10 आदमी एक तरफ है, एक तरफ 5 आदमी, एक तरफ 10 है, एक तरफ कितना है 5 है, और बीच वाला क्या कर रहा है, खींच रहा है। मतलब 10 आदमी जो खींचेगा ज़्यादा ताकत लगा के तो खींचेगा, क्योंकि उधर 5 ही है। मान लिया उसमें 2 और चला गया, तो अब कितना बचा 3, तो और आसानी से क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा, निकल जाएगा, तो इसका चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, न्यूक्लियर चार्ज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो सिर्फ लगेगा इस पर और इस पर लगेगा, और जिसके कारण एटम का साइज और छोटा हो जाएगा। एटम का साइज क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। और क्या होगा, एटम का साइज छोटा होगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए कैटायन का रेडियस हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। किसके तुलना में, आपका किसके तुलना में छोटा होता है बच्चे, एनायन के तुलना में। अब यहाँ पे देखिए दूसरा समझिए, क्लोरीन। देखिए क्लोरीन, तो क्लोरीन, हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ गया, माइनस आ गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 18। जैसे क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन होता है,
और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl माइनस, यानी कि इस पे का पास कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि Cl का परमाणु संख्या सबको पता है, Cl का परमाणु संख्या, Cl का जो है परमाणु संख्या होता है, Cl का होता है 17, लेकिन मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा Cl माइनस, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18। तो इसका देखिए ये हो गया न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये आपका है तीसरा सेल। तो पहला सेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में होता है 8, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है 8 होता है। अब मान लिया जाए तो 8 2 कितना हो गया 10, और आगे जो बचेगा तो 2 8 18 ऐसे करके जाता है। इसमें मैक्सिमम अब कितना इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 10 तो हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए क्लोरीन के केस में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 7 होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना होता है 17, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब कितना हो गया 18। अब देखिए ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये जब जो चार्ज है इसका चार्ज तो सब पे लगेगा, क्योंकि सब पर कितना होता है माइनस चार्ज होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी बढ़ चुका है, इसका इलेक्ट्रॉन भी बढ़ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण ये जो चार्ज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन सब में होगा। तो सब में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कहने का मतलब फोर्स कम लगेगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच के बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन में बांटना है इसका चार्ज को। तो इसलिए इसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को कोई लेता है तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ने की संभावना बढ़ जाता है। और इसलिए जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको मोटा मोटी तौर पे याद रखना है। तो यदि कोई नोट में याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, क्या याद रखना है, नोट में याद रखेंगे आप लोग कि एनायनिक रेडियस जो होता है, एनायनिक रेडियस, यदि रेडियस देखा जाए R4 यहाँ पे मान लीजिए रेडियस है, लिख देते हैं पूरे। तो याद रखिएगा एनायनिक रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसका वह एटम, और सबसे छोटा होता है कैटायन का। किसका होता है, कैटायन का। कैटायन का रेडियस सबसे छोटा होता है। एनायन का सबसे बड़ा, उसके बाद एटम का आएगा। कैटायन का क्या होता है, सबसे छोटा होता है। कैटायन का रेडियस क्या होता है, सबसे छोटा होता है। और उसके बाद देखिए हम लोग पीरियड में पीरियोडिसिटी वगैरह देखते हैं। जैसे इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें और क्या ध्यान देना है आपको, जैसे कि मान लीजिए आप जो है पीरियड में चलिएगा तो पीरियड में जब जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका रेडियस क्या होगा, घटेगा। रेडियस क्या हो जाएगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। उसके बाद जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आइएगा तो यहाँ पे रेडियस क्या होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है यहाँ पे, वहाँ पे क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो रेडियस घट रहा था। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरह से कुछ रेडियस के बारे में हम लोग सीखें। एटम के रेडियस के बारे में कुछ जानकारी हमें मिला। अब मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, इसके बारे में बात करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि ऐसे तो आपको बता दिए कि पीरियड में देखिएगा, पीरियड में जब लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, घटेगा। रेडियस क्या होगा, घटेगा। जैसे कि मान लीजिए आप इधर से इधर जा रहे हैं तो रेडियस क्या होगा, घट जाएगा। और ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। रेडियस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक का साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है। तो इस तरह से कुछ हम लोग रेडियस के बारे में आज सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है आपका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है बच्चे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज हम लोग रेडियस के बारे में तो सिर्फ याद रखेंगे आप, रेडियस को 4 भागों में बांट सकते हैं, मतलब एटम के रेडियस को, यानी कि बॉन्डेड स्टेट में, है ना। तो कौन कौन होता है, कोवेलेंट रेडियस होता है, मेटेलिक रेडियस होता है, वंडरवाल रेडियस होता है, आयनिक रेडियस होता है। तो आयनिक रेडियस किस में पाया जाता है, आयंस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आयंस में पाया जाता है।
तो इस तरह से आज हम लोग किसके बारे में देखें, रेडियस के बारे में। तो इस तरह से देखिए, वीडियो देखिए और शेयर करते जाइए बच्चों के बीच, ताकि वो लोग भी लाभ उठा सके। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, घंटी को दबा दीजिए, ताकि क्या होगा, घंटी दबाने से जो भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।